नाज़िया मेरी दाया साथ थी। हमारे घर पास-पास से हम उम्र होने की वजह से एक साथ स्कूल में दाखिला लिया था और अब 9वीं जमात में आ गए थे। मिडल घर स्कूल घर से 15 मील दूर था। लारी अड्डे से बस मिलती थी। इकट्ठी घर से निकलती और अड्डे तक पैदल सफ़र करती। यूँ 1 से 2 भले वाले मुकाबले पर अमल पैरा थीं। अम्मी और ताई की कभी ना बनी। जब तक एक घर में रहना सहना था, किसी तरह गुज़ारा कर लिया। बच्चे कुछ बड़े हुए तो ताया अब्बू ने सहन के बीचों-बीच दीवार उठा दी। यूँ एक मकान 2 हिस्सों में तक़सीम हो गया। नाज़िया भी मुझसे एक दीवार उधर हो गई। मकान की तक़सीम से हमारी मोहब्बत में फ़र्क ना आया। हम रोज़ मिलते, पहले की तरह इकट्ठे स्कूल आते-जाते। गर्चा अब ताई हमारे घर आती और ना अम्मी से मिलती, लेकिन हमने अपनी माँओं की तलख़-रोश को ना अपनाया और अपनायत के रिश्ते को कायम रखा। मुझे और नाज़िया को एक-दूसरे के घरों में आने-जाने की कोई रोक-टोक ना थी। ताया हमारे घर आते और हमसे प्यार करते, क्योंकि ये तो औरतों की लड़ाई थी, जिससे अब्बू और ताया के मेल-मिलाप पे रखना ना पड़ा था। 9वीं में स्कूल दूर हो गया था। अब लारी से जाना पड़ता था, जिसके लिए सुबह जल्दी निकलना होता। हम ठीक 7 बजे अड्डे पर पहुंच जाते। सवारी के लिए वैगन, बस, लारी जो उस वक्त मिलती, उस पर सवार हो जाते ताकि लेट ना हो। ज़्यादातर लारी अड्डे से बस पर ही सवार होते थे, जो हमको लब सड़क वाक़या हमारे मिडिल स्कूल पर उतार देती थी। रोज़ की सवारियों से अमूमन मुकामी बस और लारी ड्राइवर वाकिफ़ हो जाते हैं। हमारे हाथों में स्कूल बैग्स देखकर वो हमारे लिए गाड़ी को रोक रखते। गर्चा हम अभी कच्ची सड़क पर होती, 2-4 फर्लांग से वो हमको आता हुआ देख लेते थे। एक बस हमारे इलाके से ही स्टार्ट होती थी। उसका ड्राइवर हमको खूब पहचानता था। वो 7 बजे बस लेकर गाँव से आने वाली तलबात का मुंतज़िर होता, बस को रोके रखता, क्योंकि स्कूल की लड़कियाँ उसकी मुस्तकिल सवारियाँ होतीं। हम भी उसी गाड़ी में सवार होने को तरजीह देते। हाँ, अगर कभी ये बस हमसे मिस हो जाती, तब दूसरी सवारी पर जाना पड़ता था। उस रोज़ भी ये बस ठीक टाइम पर आ गई और हम सुबह वक्त पर पहुंच गईं। जो ही बस में सवार हुई, हमसे पिछली नशिस्त पर एक खुशशक्ल नौजवान भी सवार हो गया। उस रोज़ तो हमने नोटिस ना लिया, लेकिन अगले कई रोज़ तक ऐसा ही होता रहा। तब महसूस हुआ जैसे ये नौजवान लारी अड्डे पर हमारे आ जाने का इंतज़ार करता हो, और जो ही हम बस पर चढ़ती, ये भी चढ़ा था। हम ख़वातीन की मख़सूस नशिस्त पर बैठी और ये हमसे पिछली नशिस्त पर बैठने की कोशिश करता। अगर वहाँ कोई दूसरा शख्स बैठ जाता और उसे जगह ना मिलती, तो पहले से नशिस्ता आदमी से दरख्वास्त करता, मोहतरम, आप ज़रा पिछली सीट पर जाने की ज़हमत गवारा कर लें, क्योंकि मेरे साथ ख़वातीन सफ़र कर रही हैं। कई बार ये किस्सा हुआ, तब मैं चौकन्नी हो गई, क्योंकि उसके साथ कोई खातून सवार न होती थी। वो अकेला ही चढ़ता था, गोया कि हम ही वो ख़वातीन थीं जिनको वो अपने घर की ख़वातीन ज़ाहिर करता था। हमारा तो रोज़ का आना-जाना था। चंद दिन तक ध्यान न दिया, लेकिन एक बार माथा ठनक गया, क्योंकि ख़वातीन की मख़सूस नशिस्तों पर उस रोज़ हम दोनों के अलावा कोई खातून सवार न हुई थी। वो फिर भी हमसे एन पिछली नशिस्त पर पहले से बैठे हुए एक शख्स से मुल्तजाई था कि बरादर, ज़रा आप बैक सीट पर चले जाइए, मेरे साथ ख़वातीन हैं। ये सुनकर उस शख्स ने मासूफ के लिए जगह खाली कर दी और खुद पीछे चला गया। गाँव में यही रवाज था कि अगर किसी मर्द के हमरा ख़वातीन सफ़र कर रही होती थी, तो दरख्वास्त पर हमसफ़र ख़वातीन की मख़सूस नशिस्त से करीबी सीट उसके लिए खाली कर देते थे। मैंने नाज़िया से कहा, लगता है ये शख्स हमारा ताक़ुब करता है। कौन है ये? ना जाने कौन है, मैं नहीं जानती, उससे जवाब दिया। मंजिल आ गई और हम करीबी शहर के स्कूल अड्डे पर उतर गए। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा, तो वही नौजवान ज़रा फासले पर हमारे पीछे चला आ रहा था। नाज़िया, यकीन मानो ये हमारा ताक़ुब कर रहा है। हाँ, आज की बात नहीं है, ये तो कई दिनों से इसी तरह हमारा ताक़ुब करता है। तो तुमको पता था, मुझे क्यों ना बताया? अरे भाई, ये भी कोई बताने वाली बात है? ऐसे आवारा तो रोज़ ही मिल जाते हैं। बस तुम इसका कोई नोटिस मत लो। उसके बाद मैंने नोट किया कि नाज़िया उस नौजवान के बारे में बहुत मुंसरिफ हो गई है। जो ही हम बस से उतरते, वो इस ज़रारी अंदाज से पलट-पलट कर देखती जाती। अगर हमारे पीछे वो नौजवान आ रहा होता, तो वो ज़्यादा मुंसरिफ हो जाती। उसकी हरकत और सकनात उसके कंट्रोल से बाहर होती। कभी निकाब उलटती और कभी गिरा देती। ध्यान कहीं होता, कदम कहीं पड़ते। वो मेरी हमदम दरीना थी, ताया ज़ात थी। कुछ कहकर उसको नाराज़ नहीं करना चाहती थी। अच्छी तरह जान गई थी कि ये शख्स हमारा ताक़ुब करता है, लेकिन वो खुद एहतिजाज करती और ना मुझे कुछ कहने देती। मैं ताक़ुब में आने वाले की वजह से बड़बड़ाती तो कहती, छोड़ो भी, ये आवारा लड़के यूं ही लड़कियों के पीछे लग जाते हैं, इनके मुंह लगना नहीं है, इसमें हमारी अपनी बदनामी होगी।
हमारा तो रोज़ का आना जाना है। जब घास नहीं डालेंगे तो आप ही पीछा छोड़ जाएगा। नाजिया की खातिर मैं चुप रही और उसकी आवारगी को नज़रअंदाज कर रखा। सोचा था ये ठीक कहती है, जब लिफ्ट न करवाएंगे तो खुद ही मायूस होकर रह जाएगा। सोचा भी ना था कि मेरी अजीज जान कज़न अचानक ही यू टर्न ले लेगी और मुझसे अपनी राह अलग कर लेगी। अब वो स्कूल के लिए देर से निकलने लगी, जानबूझकर लेट होने लगी। मुझे तो अपनी स्टडी अजीज थी, चंद दिन ये बर्दाश्त किया, लेकिन रोज़ रोज़ सानी की डांट कौन सहता। जबकि अब हम स्कूल असेंबली में भी ठीक वक्त पर नहीं पहुंच पाते थे। डांट तो नाजिया को भी पड़ती थी, लेकिन उस पर कोई असर ही ना होता था। मैंने उसका इंतज़ार किए बगैर वक्त पे स्कूल के लिए घर से निकलना शुरू कर दिया। वक्त मुकर्ररा पर स्कूल को रवाना हो जाती और टाइम पर पहुंच जाती, लेकिन नाजिया देर से आती, जुर्माना लगता, डांट खाती, सज़ा मिलती। उसके मामूल में तब्दीली ना आई। चंद दिनों बाद ये होने लगा कि वो स्कूल से गैर से रहने लगी। मैंने ताया के घर जाकर उससे पास पुर्स की तो आंखें दिखाकर बोली, तुम चुप रहो, इस मामले से दूर हो। मुझे देर हो जाती है तो डांट और बेइज्जती के खौफ से नागा कर लेती हूँ। तुम उस सानी को कह दिया करो कि वो बीमार है, इससे नहीं आई। हाँ, मेरी अम्मी को कुछ मत बताना। तेवर ऐसे हों तो कोई बेवकूफ़ भी समझ आता है कि दाल में कुछ काला है। ताई हमसे नाक चढ़ा कर रखती थी तो हम भी उनके नज़दीक नहीं भटकते थे। उनसे नाजिया की शिकायत करने की भला मेरी जरूरत कहाँ थी। अब साफ वाज़ह हो गया था कि नाजिया मेरे साथ स्कूल जाने और आने से कतराने लगी है। इससे बेहतर जाना कि उसका मामला उस पर छोड़ दूँ और उससे अपना रास्ता अलग कर लूँ। मैंने उसके साथ आना जाना, मिलना मिलाना, हत्ता कि बातचीत तक छोड़ दी। अब हम मुख्तलिफ औकात में घर से निकलती थी। मैं एक बस में तो वो दूसरी में सफ़र करती। अब वो नौजवान भी उस बस में ना जाता जिसमें मैं होती, बल्कि वो नाजिया के साथ सफ़र करता था। आखिर तो उन दोनों के बीच कोई मामला तय हो ही गया था। मुझे नाजिया की परवाह न रही। वो स्कूल आए या गैर हाजिर रहे, मेरी बला से। उसकी अपनी राह थी और मेरी अपनी राह थी, और ये फासला उससे खुद पैदा किया था। कभी कभार वो मुझे बस अड्डे पर खड़ी मिलती, लेकिन मेरे साथ ना आती, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। मैं जानती थी उसे किस हम सफ़र का इंतज़ार है जिसके साथ वो एक अनोखे सफ़र पर निकली हुई थी, क्योंकि उन दिनों रोज़ ही उसकी छुट्टी की दरख्वास्त आ रही थी। मैंने इस बात का किसी से तज़करा ना किया, क्योंकि ताई अम्मा तो अजीब गले पड़ने वाली औरत थी और वही एक थी जो बेटी को भटकने से रोक सकती थी। ताहम मुझे फ़िक्र और परेशानी ज़रूर थी कि अगर वो किसी बदमाश के हत्थे चढ़ गई तो ना सिर्फ खुद को नुकसान पहुंचाएगी, बल्कि हमारे ख़ानदान की इज्जत भी खाक में मिल जाएगी। एक बार मैंने देखा कि वो उसी नौजवान के साथ कार में जा रही है। ये कार ऐन मेरी निगाहों के सामने से गुजरी थी। उस वक्त मैं बस में खिड़की के पास बैठी थी। आंखों से देखा तो यकीन हो गया, नाजिया गलत राह की मुसाफिर हो चुकी है और उसका हमसफ़र भी वही हमारे ताक़ुब में आने वाला नौजवान है जिसके बारे में मुझे अंदाज़ा था कि वही होगा। वो स्कूल के बहाने घर से निकलती और उसके हमरा घूमती फिरती। वो हम सब की आंखों में धूल झोंक रही थी, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही थी। आखिर उसका कोई अंजाम तो होना ही था। एक रोज़ साया अब्बू ने खुद उसे किसी गैर के साथ गाड़ी में जाते देख लिया। वो शहर से लौटे तो काफ़ी अपसेट थे। उन्होंने नाजिया की खूब खबर ली और फिर उसका स्कूल जाना बंद करवा दिया। उसके साथ ही रिश्ते के लिए तक तो होने लगी। तभी इंकशाफ हुआ कि नाजिया की तबीयत बहुत ख़राब है। ताई लेडी डॉक्टर के पास से गई, जिससे बताया कि तुम्हारी बेटी उम्मीद से है। ताई पर तो क़यामत ढह गई। अब ताया को बताए बगैर चारा ना था, उनके भी औसान खता हो गए। उन्होंने नाजिया पर सख्ती की तो उससे उस नौजवान का नाम बता दिया जिसका नाम शहाब था और वो इसी गांव के एक ट्रक ड्राइवर का बेटा था। हम मोअज़्ज़िज़ ख़ानदान के शरीफ लोग थे। ताया की सारे इलाके में इज्जत थी। ये रिश्ता जोड़ का ना था, लेकिन अब मजबूरी थी कि ताया की इज्जत एक ड्राइवर के बेटे के हाथ में थी। मामला संजीदा था। वालिद साहब से मशवरा किया। अबू ने अपने बड़े भाई को यही मशवरा दिया कि इज्जत बचानी है तो उसको उसी लड़की से ब्याह दो, बेशक बाद में हमेशा के लिए नाता ख़त्म कर देना। इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इन हालात में ख़ानदान का कोई लड़का भी तुम्हारी बेटी से शादी न करेगा। ताया ने शहाब का पता करवाया। मालूम हुआ कि वो पहले से शादीशुदा है, 3 बच्चों का बाप है और काम भी कोई नहीं करता। औलाद जैसी भी बुरी हो, कोई बाप बेटी को जानबूझकर कुएं में धक्का नहीं देना चाहता। वालिद साहब से रोकर कहने लगे, एक तो शहाब बदमाश है, हमारे घर में नकब लगाई है, वो हमारी इज्जत का दुश्मन और ऊपर से कमसाज शादीशुदा भी है। तुम क्या कहते हो? इससे बेहतर है ना कि नाजिया को जहर न दे दें। अपने भाई की मजबूरी पर अब्बू की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ताया भी रो रहे थे। अब्बा ने कहा, आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता, फिर भी तुम भाई हो और तुम्हारी मजबूरी पर कलेजा बसीजता है।
मैं अपने बेटे को राज़ी करके निकाह करवा देता हूँ, बाद में देख लेंगे। अभी तो बदनामी की तलवार एन सर के ऊपर लटक रही है, कोई चारा ना था। अबू और ताया की इज्जत तो एक थी, अगर बदनामी होती तो सभी के मुंह पर खालक लगती। नाजिया को मौत के घाट उतारने का भी किसी में हौसला ना था। वालिद ने ये राज सीने में छुपा लिया कि उनकी बदबख्त भांजी उम्मीद से है। वालदा और भाई को ना बताया और झटपट भतीजी का निकाह मेरे भाई अरसलान से पढ़वा दिया, जो अभी बीएससी का तालिब इल्म था। वो वावेला करता रह गया कि अब्बू आपको क्या हो गया है, क्यों इस कदर जल्दी पड़ी है, मुझे तालीम तो मुकम्मल कर लेने दें। वालिद साहब ने एक न सुनी, कहा कि बस हमारी मानोगे तालीम मुकम्मल होती रहेगी। दरअसल तो वो ख़ानदान की इज्जत बचा रहे थे जिसके लाले पड़े हुए थे। नाजिया शादी होकर हमारे घर आ गई, ताई को भी घुटने टेक देने पड़े। उनका सारा गरूर हाथ में मिल गया। अम्मी से झुक कर मिलने लगी और मेरी माँ हैरान थी कि ताई को क्या हो गया है, ये कैसा मुआवजा हुआ कि बेटी का रिश्ता भी दे दिया और अब गुलाम बनी जाती हैं। वो तूफान जिसकी अभी आहट ही सुनाई दी थी टल गया। नाजिया अफसरदा थी मगर एक लफ्ज़ न बोल सकती थी कि उसका किया सभी ने भुगता था। बहरहाल उससे वक्त मुकर्रा एक बेटे को जन्म दिया जिसको मेरे सिवा हर एक ने हाथों हाथ उठाया। मेरे सारे घर वाले उस पर फरीकता थे। मेरी माँ खुश कि अल्लाह ताला ने पोते से नवाज दिया है। भाई अरसलान बेटे पर निहाल और बहनें वारिस सदके होती नहीं, मगर मेरी जो ही नज़र बच्चे पर पड़ी मैं खुदा की कुदरत पर लर्ज़ कर रह गई। वो बहू उस आवारा शहाब की तस्वीर था। उसकी सूरत वाज़ेह तौर पर इस हकीकत को मुनकशफ कर रही थी कि वो शहाब का बेटा है। मैंने उसे देखा हुआ था और नो मौलूद को देखकर अब मैं धोखा न खा पा रही थी। हमारे घर में इस हकीकत से सिर्फ 4 अफराद नाजिया के अलावा वाकिफ़ थे, ताया जी और अब्बू, ताई और चौथी मैं थी। तभी मैं उस बच्चे को आज तक दिल से प्यार न कर सकी कि दिल उसे अपना कबूल ही न करता था। एक काश मैं कभी उस ताक़ुब करने वाले नौजवान को ना देखती। नाजिया ने हालात से समझौता कर लिया, उसकी कमज़ोरी जानती थी, उससे कभी मेरे से आगे सर न उठाया। वो मेरी भाभी तो बन गई मगर हमारी दोस्ती जाती रही। मैं उसके साथ वाजबी सा ताल्लुक़ रखती थी जिसकी वजह सिर्फ वही जानती थी। बाकी लोग तो उसको वही इज्जत और तकरीम देते थे जो इस रिश्ते में उसको मिलनी थी। अम्मी मुझसे कहती थी, तुम क्यों नाजिया से लिए दे रहती हूँ, क्या रवायती नंद का रोल अदा कर रही हूँ? और मैं जवाब देती, हाँ नंद भी तो बन गई हूँ उसकी, फिर नंद वाला सलूक क्यों ना करूँ। नाजिया ने 4 और बच्चों को भी जन्म दिया जो सभी मुझे प्यारे लगते हैं। उनको दिल से लगाती हूँ तो ठंडक महसूस होती है, मगर उसके पहले बेटे को देखकर आंखें ठंडी नहीं होती, दिल में चुभन होने लगती है और सोचती हूँ कि अगर ये मेरे भाई की औलाद नहीं है तो उसके साथ तो कितना बड़ा धोखा है, कितनी बड़ी ज़्यादती है। वो इस बच्चे को अपनी औलाद समझ कर पाल रहे हैं। यही सोच मेरे दिल को कुछ चोटें लगाती है और कभी कभी मुझे नाजिया से नफ़रत सी महसूस होने लगती है। एक काश नाजिया के कदम ना बहकते।